बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। चलो हेडिंग डालूं, टॉपिक नंबर कौन सा लिखूं बेटा? जल्दी से मुझे बताओ टॉपिक नंबर कौन सा लिखूं? फाइव। चलो लिखो टॉपिक 5। ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। मैं आपको ये वाली बात सूचित कर दूं कि बेटा ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कैटेगरी में रहता है। तो आप एक बात का खास ध्यान रखना कि ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक है, दिस इज वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन आपको ये टॉपिक बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना है, ठीक है बेटा। अपन लोग आज तक यही समझते आए थे, अपन लोग हमेशा कैसे समझते हैं, अब तक अपन ने जितने भी सवाल किए उनमें भी अपन यही मान के चलते हैं कि सबसे पहले पेमेंट किसे होता है? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का, फिर पेमेंट होता है लिक्विडेटर रेमुनरेशन का, फिर पेमेंट होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर का, फिर पेमेंट होता है फ्लोटिंग चार्ज वाले क्रेडिटर का, फिर पेमेंट होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद में पेमेंट होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, फिर उसके बाद में पेमेंट होता है फ्लोटिंग चार्ज वाले क्रेडिटर का, फिर पेमेंट होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, फिर पेमेंट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, और फिर सबसे लास्ट में पेमेंट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। लेकिन बेटा हमारे कानून में कुछ परिवर्तन किए गए। सेक्शन 526, सेक्शन 526 के द्वारा हमारे इस ऑर्डर ऑफ पेमेंट में कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलाव क्या? ये जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर से हमने वर्कमैन को निकाला। किसको निकाला? वर्कमैन ड्यूज को निकाला। मतलब वर्कमैन का जितना भी पैसा ड्यू है, चाहे वो सैलरी का पैसा हो, चाहे वो लीव एनकैशमेंट का पैसा हो, चाहे वो उसका कॉम्पेंसेशन का पैसा हो, चाहे प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी फंड का पैसा हो, वर्कमैन का जो पैसा है उसे हमने और ऊपर लाकर सिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ में रख दिया। अब आप बोलेंगे सर कैसे रख दिया, मतलब ये कैसे हो गया? मैंने बोला यहां आपके सेक्शन 526 के अंदर, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 526 के अंदर वर्कमैन ड्यूज को सिक्योर्ड क्रेडिटर के बराबर रख दिया गया है। अब आप बोलेंगे सर कैसे रख दिया, मैं बताता हूं, सुनो। ये सेक्शन कहता है, पहला नियम, सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास जो भी सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी का पैसा सिक्योर्ड क्रेडिटर और वर्कमैन ड्यूज दोनों को पेमेंट करने के काम में आएगा। और अगर सिक्योरिटी का पैसा दोनों के लिए सफिशिएंट नहीं है तो उस कंडीशन में दोनों के बीच में उनके अमाउंट के रेशो में बांटा जाएगा। कहने का मतलब, मान लो मेरी लैंड एंड बिल्डिंग को बेचकर 2 लाख रुपया आया, मेरी लैंड एंड बिल्डिंग को बेचकर 2 लाख रुपए आए। मान लो मेरा सिक्योर्ड क्रेडिटर 80,000 का है, मेरा सिक्योर्ड क्रेडिटर 80,000 का है, और जो मेरा वर्कमैन ड्यूज है, वर्कमैन ड्यूज वो 20,000 का है। तो ये कानून कहता है कि ये जो 2 लाख रुपया लैंड एंड बिल्डिंग को बेचकर आया, इसमें से 80,000 सिक्योर्ड क्रेडिटर को दे दो और 20,000 आप वर्कमैन ड्यूज को दे दो। मतलब सिक्योर, मतलब जो एसेट आपने गिरवी रख रखी है, उस गिरवी रखी हुई एसेट के ऊपर भी वर्कमैन का अधिकार है। तो आप दोनों को पैसे दे दो, पहले सबसे पहले इन दोनों को पैसे दो।
लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए कि लेनिन बिल्डिंग को बेचने से हमारे पास पैसा आया सिर्फ 60,000, अब सिक्योर्ड क्रेडिटर 80 का है, वर्कमैन ड्यूज 20 का है, और लेनिन बिल्डिंग को बेचकर पैसा आया ही कितना है, 60। तो ये सेक्शन कहता है ये 60,000 दोनों के बीच में 80-20 मतलब 4:1 के रेशियो में बांट दो। तो ये पैसा 4:1 के रेशियो में बांट दो, 48,000 और 12,000। तो ये पूरा पैसा दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आ रही है मेरी बात समझ में? बताओ पहला रूल समझ में आया या नहीं आया? सिक्योरिटी से जितना भी पैसा रिकवर होगा वो सिक्योर्ड क्रेडिटर और वर्कमैन ड्यूज दोनों को चुकाने के काम में आएगा। अगर पैसा दोनों को चुकाने के लिए सफिशिएंट नहीं है तो फिर उनके अमाउंट के रेशो में वो पैसा बांट दिया जाएगा। गॉट इट? The amount realized from sale of security will be used to pay secured creditors and workmen dues both if realization is insufficient for both, then the available amount will be distributed among both in the ratio of their ड्यू अमाउंट्स। तो जितना भी अमाउंट इनका ड्यू है उसके रेशियो में हम लोग ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है बात? अच्छा, अब सुनना, ये आती है मेन बात। अब यहां पे कॉन्सेप्ट आता है ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का। ध्यान से सुनना, सिक्योर्ड क्रेडिटर का बचा हुआ बैलेंस, सिक्योर्ड क्रेडिटर के बचे हुए पैसे, जैसे यहां पर आपके पास मान लो 60,000 है, सिक्योर्ड क्रेडिटर 80,000 का है, वर्कमैन ड्यूज 20,000 का है। तो ये जो 60,000 है ये आप दोनों के बीच में बांटोगे 4:1 के रेशियो में। तो आप 48,000 तो इसे दे दो और 12,000 आप इसे दे दो। बचे कितने? आपके पास पैसा बचा 32,000 और इधर बचा आपका 8,000। अब प्लीज ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये जो 8,000 वर्कमैन ड्यूज का बचा ये ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कहलाएगा। वर्कमैन ड्यूज में जो 8,000 अनपेड बचा ये ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कहलाएगा। लेकिन सिक्योर्ड क्रेडिटर का जो बचा हुआ बैलेंस है ये पूरा का पूरा, सिक्योर्ड क्रेडिटर का जो बचा हुआ बैलेंस है ये पूरा का पूरा ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं होता। इसमें से ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना होगा? ये बचा हुआ बैलेंस
या फिर आपने जितने पैसे सिक्योरिटी के जितने पैसे वर्कमैन को दे दिए, सिक्योरिटी का जो पैसा वर्कमैन को दे दिया 12,000, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो प्रेफरेंशियल क्रेडिट, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कहलाएगा। मतलब सर 32,000 या 12,000 दोनों में से कम क्या है? 12। तो ये जो 12,000 है, ये 12,000 भी ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कहलाएगा। मतलब इस 32 में से 12,000 ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कहलाएगा और बाकी का 20,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कहलाएगा। अब आप मुझे बोलोगे सर ये ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को, ये 12,000 और 8,000 कुल मिलाकर 20,000 का पेमेंट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर से भी पहले किया जाएगा। मतलब बाकी सारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को बाद में पेमेंट होगा, पहले ये 12,000 और 8,000 इनको पेमेंट होगा। अब मतलब जो भी एसेट बेचकर पैसा आएगा पहले ये 20,000 चुकाया जाएगा, ये 12 और 8, ये 20,000 का पेमेंट पहले होगा, बाकी के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट उसके बाद में होगा। ठीक है बेटा, गॉट माय पॉइंट? बेटा पेपर किसी के भी पास हो वर्णन, सरकार जो है वो सरकार का कंट्रोल चलता है, सरकार के कानून चलते हैं, तो कानून जो है वो तो सरकार के हाथ में ना। अब सरकार ने वर्कमैन ड्यूज को सेव करने के लिए ये प्रोविजन बना दिया। कंपनियां क्या करती हैं, जब डूब रही होती है ना, तो कंपनियों को वैसे तो लोन मिलता नहीं है, तो कंपनियां अपनी सारी एसेट गिरवी रख देती हैं लोन लेने के चक्कर में। अब कंपनी ने अगर सारी एसेट गिरवी रख दी तो बेचारे वर्कमैन का क्या होगा? उसको पैसा कैसे मिलेगा? मान लो कंपनी ने सारी एसेट ही मॉर्गेज कर रखी है, अब बेचारे वर्कमैन को सबसे पहले लाइन में लगा हुआ है, लेकिन कंपनी की सारी एसेट गिरवी रखी हुई है, तो बेचारे वर्कमैन को पैसा कहां से मिलेगा? इसलिए सरकार ये कानून लेकर के आई कि अगर कंपनी ने अपनी सारी एसेट गिरवी रख दी तो भी वर्कमैन का पैसा नहीं डूबेगा। ठीक है, रूल दोबारा सुनो। सबसे पहला पेमेंट लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का ही होगा, उसके बाद में पेमेंट लिक्विडेटर रेम्युनरेशन का ही होगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर और वर्कमैन ड्यूज दोनों का पेमेंट होगा। अब यहां पे रूल क्या है? सिक्योरिटी का जो भी पैसा है उस सिक्योरिटी के पैसे का इस्तेमाल वर्कमैन ड्यूज और सिक्योर्ड क्रेडिटर दोनों को पेमेंट करने के काम में लेना, पर अगर पैसे दोनों को पेमेंट करने के लिए कम पड़े तो फिर जो भी उनका अमाउंट है उसके रेशियो में बांट देना। क्लियर है बात? लेकिन अब सवाल आता है ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या है? वर्कमैन ड्यूज का तो जितना भी पैसा बचा हुआ है वो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। मतलब वर्कमैन ड्यूज का ये बचा हुआ 8,000, ये 8,000 पूरा का पूरा ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। लेकिन बेटा सिक्योर्ड क्रेडिटर का पूरा पैसा, बचा हुआ पैसा ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं होता। कितना होता है? बचा हुआ बैलेंस 32,000, या जो सिक्योरिटी के पैसे आपने वर्कमैन को दे दिए, मतलब आपने सिक्योर्ड क्रेडिटर का पैसा वर्कमैन ड्यूज को दे दिया, आपने सिक्योरिटी का जो पैसा वर्कमैन ड्यूज को दिया, इन दोनों में से जो भी कम है वो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा। तो 32 और 12, 32 और 12 क्या कम है? 12। तो 12 को ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मानेंगे, बाकी का 20 अनसिक्योर्ड माना जाएगा। अब दिमाग लगाने वाला बच्चा बोलेगा सर ये तो पहले ही पता था, सर सिक्योर्ड क्रेडिटर 80 का है और सिक्योरिटी बेचकर 60 आए, तो सर ये तो पहले ही 20,000 अनसिक्योर्ड है। मैंने बोला हाँ बेटा, इसीलिए 20,000 को अनसिक्योर्ड मान रहे, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं मान रहे इसको। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? सिक्योर्ड क्रेडिटर कितने का है? 80 का। सिक्योरिटी कितने की है? 60 की। तो भाई साहब ये फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर तो वैसे भी नहीं था, ये तो पहले पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर है, और पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर है, इसका 20,000 तो अनसिक्योर्ड ही है शुरू से, और उसी 20,000 को मैंने अनसिक्योर्ड माना है। इसका 20,000 अनसिक्योर्ड है, और देख लो मैंने 20,000 को ही अनसिक्योर्ड माना है। अब मजेदार बात बताता हूं,
इधर सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, बहुत मजेदार बात समझा रहा हूं, प्लीज सुनना ध्यान से। एक बात मुझे बताओ, अगर सिक्योरिटी की रियलाइजेबल वैल्यू 90,000 होती, अब ये बताओ ये फुल्ली सिक्योर्ड है कि पार्टली सिक्योर्ड है? मतलब क्या इसका कोई हिस्सा अनसिक्योर्ड है? जवाब दो। क्या इसका कोई भी हिस्सा अनसिक्योर्ड है क्या? नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी 90 की है, सिक्योर्ड क्रेडिटर 80 का है, तो इसमें कोई अनसिक्योर्ड पार्ट नहीं है। और अब देख लेना अनसिक्योर्ड आएगा भी नहीं। अब देख लेना, अब जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो अनसिक्योर्ड नहीं आएगा इसमें। देखो इधर देखना, पैसा 90 है और सिक्योर्ड क्रेडिटर और वर्कमैन ड्यूज दोनों मिलाकर 1 लाख है, मतलब पैसे कम है। बांट दो, 4:1 के रेशियो में बांट दो। 72,000 इसे दे दो और 18,000 इसे दे दो। अब ध्यान से देखना, अब पेमेंट करने के बाद बचे हुए पैसे कितने हैं? 8 और 2। अब वर्कमैन ड्यूज का ये जो 2,000 बचा भाई, ये तो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है ही, इसमें तो डाउट ही नहीं है। छोड़ो ये वाली बात। इस 8,000 में से कितना ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल माना जाएगा और कितना अनसिक्योर्ड माना जाएगा? अब देखो, बचे हुए पैसे या वर्कमैन ड्यूज को दिया गया पैसा, बचा हुआ बैलेंस, या जो सिक्योरिटी का पैसा आपने वर्कमैन को पकड़ा दिया, दोनों में, मतलब मेरा पैसा जितना आपने वर्कमैन को पकड़ा दिया, दोनों में से जो भी कम है। अब बताओ इन दोनों में 8 और 18 में कम क्या है? 8। तो ये पूरा का पूरा 8,000 ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कहलाएगा और इसमें कुछ भी अनसिक्योर्ड नहीं माना जाएगा। 8 या 18 विच एवर इज लेस, दोनों में से कम क्या है? तो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा 8। ठीक है, और 8 में से 8 को ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मान लिया तो अनसिक्योर्ड कितना रहा? 0। और वैसे भी देखो ना, ये तो कभी अनसिक्योर्ड था ही नहीं, ये तो फुल्ली सिक्योर्ड था ना, तो इसमें से अनसिक्योर्ड पोर्शन नहीं निकलेगा कभी भी आपका। गॉट इट? मेरे लाडलो, मेरे नन्हे मुन्नो, बात समझ में आ रही है क्या? the balance remaining unpaid, balance remaining unpaid of workman dues will be treated as overriding preferential creditor, overriding preferential creditors। ठीक है, वर्कमैन ड्यूज का जो बचा हुआ बैलेंस अनपेड है उसे हम लोग बोलते हैं ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। क्लियर है बात? मतलब वर्कमैन ड्यूज का ये बचा हुआ 2,000, ये तो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है ही, इसमें कुछ चेक नहीं करना। लेकिन the balance of secured creditor remaining unpaid, balance of secured creditor remaining unpaid or value of security given to workman dues whichever is less
will be treated as, whichever is less will be treated as overriding preferential creditors, will be treated as overriding preferential creditors, and remaining unpaid balance will be treated as unsecured creditors. बेटा जिस अनपेड बैलेंस को आपने ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मान लिया, उसके अलावा बाकी का बचा हुआ जो अनपेड बैलेंस है वो क्या है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. लास्ट, overriding preferential creditors are paid before any other liability. बेटा किसी भी और लाइबिलिटी को पैसा देने से पहले आपको ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट करना पड़ेगा. बात खत्म. मतलब बाकी के बचे हुए जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, कोई भी फ्लोटिंग चार्ज वाला क्रेडिटर है, कोई भी किसी भी दूसरी लाइबिलिटी को पैसा देने से पहले आपको ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पैसा देना पड़ता है. क्लियर है बात? मतलब इन सब का नंबर बाद में आएगा. इन सब का नंबर, बाकी के बचे हुए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फ्लोटिंग चार्ज वाले क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, सबको पैसा बाद में मिलेगा. पहले पैसा मिलेगा ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को. क्लियर है बात? मतलब ऐसा समझो, ये ऐसा मामला हो गया कि पहले पैसा पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट होगा और लिक्विडेटर रेम्युनरेशन का पेमेंट होगा. फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर और वर्कमैन ड्यूज का पेमेंट होगा. फिर ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट होगा बाद में. इसके बाद फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट होगा, फिर फ्लोटिंग चार्ज वालों का पेमेंट होगा, फिर अनसिक्योर्ड का पेमेंट होगा, फिर प्रेफरेंस शेयर, फिर इक्विटी शेयर. मतलब पहले आपका ये पेमेंट होता है. गॉट माय पॉइंट? तो मैंने यहां पे लिखा बाकी किसी भी लाइबिलिटी को पेमेंट करने से पहले आपको ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट करना पड़ेगा. गॉट इट? मेरे बच्चों जल्दी से मुझे बताओ, इज देयर एनी डाउट? वाटर बॉटल, जल्दी से मुझे बताएं, इज देयर एनी डाउट? बोलो. अगर कोई डाउट है तो मुझे बताएं, अदरवाइज मैं आपके साथ सवाल शुरू करूंगा. चलो, ये वाला पूरा पॉइंट समझ में आ गया? अगर ये वाली बात समझ में आ गई है तो आप लोग मेरे साथ में शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज आप लोग ये वाली बात नोट कर लेना. चलो, क्वेश्चन नंबर 1. अमाउंट पेबल इन वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी आर एज फॉलोज. सिक्योर्ड क्रेडिटर को देने हैं 125, वर्कमैन ड्यूज को देने हैं 250. तो ध्यान रखना दोनों के बीच का रेशियो 1:2 हो गया. अच्छा, टोटल पेमेंट कितना करना है? 3,75,000. अब सुनो, शो द पेमेंट्स मेड एंड ट्रीटमेंट ऑफ बैलेंस इन द फॉलोइंग 2 इंस्टेंसेस. क्या भाई? अगर सिक्योरिटी बेचकर 2 लाख रुपए मिले तो क्या होगा, और सिक्योरिटी बेचकर अगर 1 लाख रुपीस मिला तो क्या होगा? ठीक है, अब आप सोच के बताओ, अगर सिक्योरिटी बेचकर 2 लाख मिला और सिक्योर्ड क्रेडिटर 1,25,000 है, सोच के बताओ क्या यहां पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आएगा क्या?
बेटा सिक्योर्ड क्रेडिटर 1,25,000 का है, सिक्योरिटी 2 लाख रुपए की है। बताओ क्या सिक्योर्ड क्रेडिटर में कोई अनसिक्योर्ड पोर्शन है क्या? तो ध्यान रखना जब आप सॉल्व करोगे तो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं आएगा। लेकिन एक बात मुझे बताओ, अगर सिक्योरिटी को बेचकर आपको 1 लाख रुपीस मिले और सिक्योर्ड क्रेडिटर 1,25,000 का है, यहीं पर बता दो कितना अनसिक्योर्ड है। सिक्योरिटी 1 लाख की है, सिक्योर्ड क्रेडिटर 1,25,000 का है, कितना पोर्शन अनसिक्योर्ड है तुम बता दो, अभी बता दो। $25,000 अनसिक्योर्ड है, वही आएगा। चलो मेरे साथ में देखो, पहला सवाल, when security realized ₹2 लाख, दो कॉलम कर लेते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और वर्कमैन ड्यूज। बैलेंस आउटस्टैंडिंग, बेटा सिक्योर्ड क्रेडिटर को 1,25,000 देने हैं और वर्कमैन ड्यूज के 2,50,000 है। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसे मैंने लिख दिया कैपिटल ए और ये मैं कर रहा हूं ए पार्ट। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, मेरे पास पैसा 2 लाख है और चुकाने 3,75,000 है, मतलब पैसा कम है, तो रेशो में बांटना पड़ेगा, माइनस रियलाइजेशन फ्रॉम सिक्योरिटी। बेटा सिक्योरिटी बेचकर जो मेरे पास पैसा आया वो मैं दोनों के बीच में डिवाइड कर दूंगा 1:2 के रेशो में। तो ये लीजिए बेटा 2 लाख डिवाइडेड बाई 3, तो बेटा इसको तो दूंगा 66,667 और इसको मैंने दे दिए 1,33,333। तो आप मुझे बताओ हमारा रिमेनिंग बैलेंस कितना है, बचा हुआ बैलेंस। तो बेटा 1,25,000 माइनस 66,667, तो ये आ गया 58,333। 2,50,000 माइनस 1,33,333, तो आ गया 11,1,667। ठीक है, अब मैं आपसे बहुत सिंपल सा जवाब पूछ रहा हूं, ये जो रिमेनिंग बैलेंस है, अब आप इसमें सिर्फ ये बताओ कि इसमें ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने हैं और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं। ठीक है, टोटल जो आपका रिमेनिंग बैलेंस है वो आई जाएगा 58,333, 11,1,667। अब आराम से सोचो, ये बताओ बचा हुआ बैलेंस या सिक्योरिटी का जो पैसा आपने वर्कमैन को दे दिया, दोनों में से कम क्या है, 58,333 या 1,33,333, क्या कम है, सिर्फ 58,333 कम है। तो बेटा ये जो 58,333 है ये ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा, और 58,333 में से पूरा 58,333 अगर आपने ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मान लिया तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आएगा 0। और आपको मैंने पहले ही कैलकुलेट करके बता दिया था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं आ सकता क्योंकि अनसिक्योर्ड है ही नहीं। ठीक है, लेकिन बेटा वर्कमैन ड्यूज में जितना पैसा आपका बचा हुआ है वो सारा ही पैसा ओवरराइडिंग माना जाता है, इसमें कुछ भी अनसिक्योर्ड नहीं मानते।
अब आप मुझे जल्दी से बताओ बेटा, ये समझ में आ गया? तो यहां पे टोटल, तो आपका जो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है वो रहेगा 58,333 और 11,667। ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ, इज देयर एनी डाउट? कॉपी हो गया? कॉपी हो गया? अच्छा, अब आ जाओ बी क्वेश्चन के ऊपर। मैंने बोला सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सर मान लो सिक्योरिटी बेचकर हमें पैसा मिला, कितना? 1 लाख। 2 लाख नहीं मिला, 1 लाख मिला। तो क्या होगा? अगर सिक्योरिटी बेचकर आपको पैसा मिला 1 लाख, ठीक है, तो बेटा ये 1 लाख दोनों के बीच में बांट देंगे 1:2 के रेशो में। 33,333 और 66,667। तो लो भाई, 1,25,000 माइनस 33,333, तो बैलेंस बचा 91,667। 2,50,000 माइनस 66,667, तो बैलेंस बचा 18,3333। ठीक है, अब ये जो रिमेनिंग बैलेंस है आपको इसमें से बताना है ओवरराइडिंग कितना है और अनसिक्योर्ड कितना है। अब देखो, सिक्योर्ड क्रेडिटर का बचा हुआ पैसा या फिर सिक्योरिटी का पैसा आपने जो वर्कमैन को दे दिया, सिक्योरिटी का पैसा सिक्योर्ड क्रेडिटर को था, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर का जो पैसा आपने वर्कमैन को दे दिया, दोनों में से जो भी कम है, तो दोनों में से कम क्या है? 66,667 कम है, तो 66,667 को मैं मान लूंगा ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और बाकी का बचा 25,000 वो माना जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। और आप ध्यान से देख लो, अनसिक्योर्ड 25,000 है, ये आपको शुरू में ही दिख गया था। लेकिन बेटा वर्कमैन ड्यूज में जितना भी बैलेंस बचा हुआ होता है वो पूरा का पूरा ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ही माना जाता है। ठीक है, तो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गए 66,667 और 18,3333। ठीक है, चलो अब जल्दी से मुझे बताओ बेटा, इज इट ओके और नॉट ओके? आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या? जल्दी से मुझे बताओ, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वाली बात समझ में आ गई क्या? एक बात बताओ, सिक्योर्ड क्रेडिटर 1,25,000 है और सिक्योरिटी 1 लाख की है, तो यहां पर पहले से पता है कि अनसिक्योर्ड है भाई 25,000, तो 25,000 अनसिक्योर्ड है, या हमें पहले से पता है? बोलो यस और नो, यस और नो? यस। ठीक है, डन डन डन। चलो ओके गाइस, तो आगे के सवाल मैं आप लोगों को करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आप लोगों को करवाऊंगा अगली क्लास में, क्योंकि आज की क्लास का टाइम हो गया खत्म। तो ये वाला पोर्शन मैं करवाऊंगा अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग इस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हमारा ये वाला चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्लीज ये वाली बात दोबारा से सोच करके आना कि आपको ये वाली बात समझ में आ रही है कि 125 का सिक्योर्ड क्रेडिटर है और सिक्योरिटी 1 लाख की है, तो हमें मालूम है यार 25,000 ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कैसे हो सकता है? वो तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। देख लो 25 ही आएगा अनसिक्योर्ड। अच्छा एक और बात, ये लिख लेना, ये मैंने बैलेंसिंग फिगर से निकाल रहा हूं। ठीक है, ये वाला अमाउंट मैंने यहां लिख लिया, ये वाला अमाउंट मैंने यहां लिख लिया, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर निकाला और बैलेंसिंग फिगर से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर निकाला। गॉट इट? ओके, चलो दैट्स ऑल। आगे की बात करेंगे कल की क्लास में।